जो मेंडल थे वो आनुवांशिकता के जन्मदाता माने जाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी में मोराविया देश के एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। मारविया चेकोस्लोवाकिया में है। बालक जोहन, जो आज ग्रेगर जॉन मेंडल के नाम से जाने जाते हैं, वो परिवार के साथ खेतों में काम किया करते थे। अपने पिता का हाथ बताया करते थे। इस कार्य में उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था और साथ में उनके अंदर पिता के साथ काम करते वक्त बहुत सारे सवाल पैदा होते थे, जैसे कि अगर इस फूल का कलर लाल है तो क्यों है, अगर इस फूल से ये फूल बना है तो इसका कलर कैसे है। जो आगे जाकर के मेंडल के इन्हीं सवालों ने एक बड़ा रूप लिया और जेनेटिक्स जैसे चीज की शुरुआत हुई। क्योंकि जब ये बच्चे थे उस समय इनके पास बहुत अच्छी जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया वैसे वैसे इनके अंदर सवालों की संख्या भी बढ़ गई और उससे निपटने के तरीके भी। इनका परिवार काफी गरीब था। परिवार गरीब होने के कारण पिता जो थे वो इनको पढ़ाना तो चाहते थे लेकिन पढ़ा नहीं पाते थे। बट किसी तरह करके पिता ने इनको 4 वर्ष कॉलेज में पढ़ाया। जब 21 साल के हुए तो इन्होंने एक मठ को ज्वाइन कर लिया। मठ जहाँ पे एक एज अ भिक्षु रहा करते थे, जहाँ पे धार्मिक शिक्षाएं लिया करते थे। वहीं पे क्या था कि जो मठ में जहाँ पे ये रहते थे वहाँ पे मठ में प्रविष्ट होने पे वहाँ पे आपको ग्रेगरी नाम, सेंट ग्रेगरी मठ था और उन्हीं के सम्मान में आपको ग्रेगर नाम धारण करना रहता था। इन्होंने व्यवसाय अच्छा चुना था। मन मन में मठ में ये रम गए थे। इनको मठ बहुत ही अच्छा लगता था। जब ये मठ में रहा करते थे तो इनके साथ में और भी इनके साथी रहा करते थे जो कला, साहित्य, विभिन्न तरीके की चीजों में दिलचस्पी रखते थे और उसके बारे में इन्हें भी बताया करते थे। अगर मैं बात करता हूँ कि ये मेंडल जी की शुरुआत कब हुई, तो ये यहाँ पे इनका मठ था, वहीं पे पीछे की तरफ एक हरा भरा बगीचा हुआ करता था और ये उसी हरे भरे बगीचे में अपने बहुत सारा वक्त वहाँ हरे भरे बगीचे में बिताया करते थे। जब वो बहुत सारा वक्त वहाँ बिताते थे इसीलिए इनको वहाँ का अध्यक्ष बना दिया गया। अध्यक्ष बनाने के बाद ये धार्मिक अध्ययन भी जारी रखते थे और यही देखते देखते काफी टाइम व्यतीत करने के बाद उन्हें उसी मठ में या उसी चर्च में इनको पादरी बना दिया गया 1847 ईस्वी में। मेंडल को साइंस से बहुत ज्यादा लगाव था। साइंस के लगाव को देखते हुए मठ ने इनको वेनिस विश्वविद्यालय में फिजिक्स पढ़ने के लिए भेज दिया। जब ये वहां पे अध्ययन करके लौटे तो अल्तब्रून नगर जहां इनका मठ था वहां के एक विद्यालय में भौतिकी की देखभाल किया करते थे, मतलब लोगों को पढ़ाया करते थे। इन सबसे भिक्षु कर्तव्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती थी। ये वो भी काम किया करते थे और ये भी काम किया करते थे। यहां भी मेंडल ने प्रश्न उठाने आरंभ कर दिए। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। अब यहां से शुरुआत होती है मेंडल के उन चीजों की जो शायद आगे जाकर के क्या करने वाली थी। ये मेंडल भी नहीं जानते थे कि यही वो प्रश्न है जो आगे जाकर के इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बना सकती है। मेंडल शुरुआत से ही वहां पे प्रश्न उठाने शुरू कर दिए कि कुछ मटरें चिकनी और कुछ झुर्रीदार क्यों हैं, केवल चिकनी मटर ही उगे, ऐसा कैसे हो सकता है। कभी कभी वो लाल फूलों के ही बीज बोते तो कुछ नए पौधे में गुलाबी क्यों आते हैं। ये तमाम तरीके की जो थॉट्स थी इनके दिमाग में, ये धीरे धीरे डेवलप होना शुरू कर गई। अंत में मेंडल की उत्सुकता की विजय हुई और इन्होंने जो है प्रयोग करने का निश्चय किया कि मैं इन सारे सवालों के जवाब खुद ढूंढूंगा जो वास्तव में विज्ञान से संबंधित थे। इन्हें पता भी नहीं था, ये एक मैथमेटिशियन थे। इन्हें सवालों में, इन्हें साइंस में बहुत ही रुचि थी, तो लेकिन बायोलॉजी जैसी एरिया में आना ये इनकी रुचि नहीं थी। इन्होंने केवल कल्पना का सहारा नहीं लिया, क्योंकि ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स थे तो इन्होंने कल्पना का सहारा नहीं लिया। एक तरफ ये गार्डन में जो है पी प्लांट को उगाया करते थे और दूसरी तरफ ये जो है अपने नोटबुक, अपने जहां पे भी ये लिखा करते थे उन सारे डेटा को ये लिखा करते थे। प्रत्येक बात को ये ध्यान से देखते थे और उसे नोट करते थे। क्योंकि मटर आसानी से उगाती है इसलिए इन्होंने मटर के प्रयोग किया। मटर की जिंदगी छोटी थी। मेंडल बहुत सी पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते थे। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर आप कोई पुख्ता तथ्य देना चाहते हैं जेनरेशन से रिलेटेड तो आपको बहुत सारी पीढ़ियों का अध्ययन करना होता है। मेंडल ने 1856 तक के बीच मटर के 10,000 पौधे बोए और उनका परीक्षण किया, मतलब कि उनको टेस्ट किया। इन्होंने जिस तरह समस्या का हल करने का प्रयास किया
उसका उदाहरण यह है कि मटर के एक ऊंचे और एक छोटे पौधे की संतान ऊंची होगी। कहने का मतलब मेंडल के लैंग्वेज को अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो एक टॉल प्लांट और अगर एक ड्वार्फ प्लांट की क्रॉस हम कराते हैं तो उससे बनने वाली जो नई जनरेशंस आएगी वो हमेशा टॉल आएगी अथवा छोटी, मतलब इन दोनों में से एक आएगी। जब मेंडल ने इसी चीज को देखा और उनको टॉल मिला तो इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस जैसी चीजें दी। लेकिन बात इनके साथ में ऐसा था कि जब ये अपने पिता के साथ जो क्वेश्चन किया करते थे, जब यही सारी चीज़ जो वो नोट करते थे अपने डायरी में और जब वही सब कॉन्फ्रेंस वगैरह में वहाँ पे बोलते थे तो लोग इनकी बात को समझ नहीं पाते थे कि क्या डोमिनेंट है, क्या रिसेसिव है, कौन सा बीज बोएं, कौन सा करें। तो ये सब जो है वो बता नहीं पाते थे, मतलब बताना तो चाहते थे लेकिन बहुत सारे लोगों को इनके बारे में समझ में नहीं आता था। स्वाभाविक ही था, इन्होंने अपने नए सिद्धांतों के विषय में उत्तेजित हों। इन्होंने निश्चय किया कि समय आ गया है, अब इसको संसार को बताना चाहिए। उन्होंने किस बात का पता लगा लिया, इनमें एक लेख लिखा, नगर की वैज्ञानिक सभा के सामने पढ़ा। इन्होंने महसूस किया कोई भी इनकी बात नहीं समझ पा रहा था। मतलब कि जब इन्होंने खुद अपने डायरी में सारे के सारे एक्सपेरिमेंट किए और बार बार वही एक्सपेरिमेंट किए तो इनको बहुत सारे अच्छे नतीजे मिले जिनसे इनके सवालों का जवाब तो इन्हें मिल गया। लेकिन अब ये चाहते थे कि इनकी वो बात सभी सुने और सभी जाने कि जेनेटिक्स क्या होता था। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि जो आप जिस तरह से सोचते हैं लोग भी उसी तरह सोचें, क्योंकि आपने बहुत सारी जानकारी को इकट्ठा करने के बाद ये चीज सोचा है, लेकिन सब तो भी उतनी जानकारी नहीं इकट्ठित कर पाए हैं। तो इसीलिए जो है इनकी बात को कोई नहीं समझ पा रहा है। लेकिन जिन्होंने इनकी बात को सुना वो तालियां बजाए और वहां सुना उसे तत्काल ही भूल गए। कदाचित वो उन्हें अच्छी तरह समझा नहीं सके थे। घर लौटकर लेख को पुनः लिखा। कुछ सप्ताह बाद उन्होंने दूसरी सभा में पढ़ा। यहाँ पर भी कोई श्रोता ने उनसे रुचि नहीं ली। शायद उन्होंने समझा हो कि मटर के पौधे पर से भी क्या महत्वपूर्ण बात सिद्ध हो सकती है। भाषण एक छोटी सी वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। उनकी जो बात थी वो एक छोटी सी पत्रिका में प्रकाशित हुई। वह शीघ्र ही पुस्तकालय की अलमारियों में अपवित्र और अप्रसन्नित तथा धूल से ढक गया। मतलब यहाँ पर भी उनके हाथ निराशा ही लगी। लोगों ने एक तो उनकी बातों को नहीं सुना, जब इन्होंने उस पत्रिका में प्रकाशित किया तो उसको भी किसी ने नहीं पढ़ा। इससे वे निरुत्साहित हो उठे और कुछ दिन बाद अपने साथी भिक्षुओं से कहा, मेरा समय अवश्य एक दिन आएगा। यही वो समय था जब इन्होंने उसको कार्य को किया और कार्य करने के बाद अपने कामों में लग गए, अपने मठों में लग गए। सन 1859 ईस्वी में आपको मठ का एबट चुना गया। मतलब कि ग्रेगर जॉन मेंडल को मठ का एबट चुना गया। अब वे मठ के कार्यों में अधिक व्यस्त हो गए। अनुसंधान करने के लिए समय नहीं मिल पाया। 6 जनवरी सन 1884 ईस्वी को इन्होंने सदा के लिए आंखें मूंद ली। इनके निधन के उपरांत लोगों ने इनको एक दयालु, परिश्रमी और छोटे भिक्षु के रूप में स्मरण किया, जिसने अपना बहुत सा समय अपने बगीचे में मटर से उलझने में नष्ट कर दिया था। लेकिन बात देखिए, जिस इंसान को एक छोटे से दयालु परिश्रमी के रूप में दुनिया भूल जाती, वो अपने कार्यों को कैसे भुला सकता था। इसीलिए दोस्त, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, आपके कार्य आपको मरने के बाद भी आपको याद दिलाते हैं। आपके कार्य आपके छवि से भी कहीं ज्यादा स्मरण किए जाते हैं। इसीलिए कार्यों में हमेशा अच्छे रहना सीखिए। मेंडल का आनुवंशिकता का नियम अज्ञात रह गया। मेंडल तो मर गए, लेकिन उनकी बात को कोई समझ नहीं पाया। इनके निधन के 16 वर्ष उपरांत, अप्रॉक्स 16 वर्ष बीतने के बाद विश्व को पता लगा कि वो कितने बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने क्या कारनामे किए। 1900 में 3 यूरोपीय वैज्ञानिकों ने उस भूले हुए लेख का पता चला था, जिसे 30 वर्ष पूर्व प्रकाशित किया गया था। उन्होंने इसकी महत्ता को जान लिया और इसको समाचार वैज्ञानिक दुनिया में फैला दिया। शीघ्र ही इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि मेंडल के नियम केवल पौधे के लिए ही नहीं, जंतुओं एवं मानवों में भी सही हैं। बात के बाद प्रयोगों से पता चला कि इनके कुछ नियमों के अपवाद भी हैं। हम उन्हें नियम नहीं कहते बल्कि सिद्धांत कहते हैं। इनके सिद्धांत कृषकों के लिए बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध हुए, क्योंकि इससे इन्होंने पता लगा लिया कि आप टॉल प्लांट कैसे बना सकते हैं, राउंड सीड कैसे बना सकते हैं। उन्होंने कृषकों को बताया कि गेहूं, मक्का और दूसरी फसलों की अच्छी किस्में कैसे तैयार की जाती, मतलब हाइब्रिड की शुरुआत सबसे पहले कहीं न कहीं दिन मेंडल की जाती है।
इन्हीं के सिद्धांतों पर चल के पशुओं उत्पादक अधिक मजबूत बनाए गए। जितनी भी हाइब्रिड वेराइटीज हैं वो बनाए गए। चिकित्सा व्यवस्था, आनुवांशिक चिकित्सा में भी मेंडल के कारण ही जेनेटिक्स में कंट्रीब्यूशंस किए गए। दोस्तों, मेंडल की अगर मैं बात करूं आपसे, तो मेंडल के काम को भुलाया क्या, उनकी इस उपलब्धि को आप चाहे जब भी याद रखेंगे तब आपको पढ़ने में ऐसा ही लगेगा। मेंडल ऐसे ही थे, इसीलिए जब वो अप्रिसिएशंस के लिए लोगों के सामने अपनी बातों को रखा करते थे तो लोग उनको नहीं सुनते थे। हमेशा आप उन बातों को सुनिए जो कोई बोल रहा है और उसको समझने की कोशिश करिए। लोगों ने उनको एक अच्छे इंसान के रूप में तो याद किया, लेकिन लोगों के बीच में एक ऐसा हीरा था, उसको लोगों ने याद नहीं किया। उनके कार्यों को लोगों ने याद नहीं किया। कार्य एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है जो आपको इस संसार में एक अलग सी पहचान दिलाती है। आज मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जाने जाते हैं। आज सारे जगह पे, पूरे विश्व में मेंडल के बारे में लोग पढ़ते हैं। आशा है आज को आपकी स्टोरी, मेंडल की स्टोरी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी।